और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, दूसरे कैसे हो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को हम एंजॉय करेंगे। पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बारे में फिर बात करेंगे। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तू मैं एलिगेशंस का सिलसिला दौर शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर एक मेजर एलिगेशन लगाया, हवा दी है एक और कंस्पिरेसी थ्योरी को कि जानबूझकर बीजेपी ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके वोटर्स का नाम हटाया है दिल्ली इलेक्टोरल रोल्स में। उपेंद्र जी, आप ए 334 में ही रहते हैं? ये वहीं रहते हैं। बीजेपी ने इनका वोट काटने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। शंभू कुमार, आप बी 326 में रहते हैं। पूरे परिवार का वोट काट दिया इनका, ये बता रहे हैं। और इनके सबके 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज ने भी ये एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन और बीजेपी लेड एनडीए अलायंस के ऊपर लगाया है। अक्टूबर में महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले महाविकास अघाड़ी ने भी ये बोला कि रूलिंग कोalition के ने गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करके जेन्युइन वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया, जो इस बार महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2024 में वोट करने वाले थे। एमबी का कहना है कि लगभग 2,500 से 10,000 वोटर्स का नाम डिलीट किया गया है हर कंस्टिट्यूएंसी में, खासकर कि उन जगहों पर, उन कंस्टिट्यूएंसीज में जहां एमवीए लीड कर रहा था लोकसभा इलेक्शंस के दौरान। क्या यह इत्तेफाक है या चाणक्य लेवल प्लानिंग? ईसी का उधर कहना है कि वोटर को प्रायर नोटिस दिए बिना कभी भी किसी भी वोटर का नाम किसी भी लिस्ट से डिलीट नहीं किया जा सकता है। पर क्या इलेक्शन कमीशन का हक बनता है किसी का नाम ऐसे ही डिलीट करने का? क्या प्रक्रिया होती है इसके पीछे? कितनी लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी या चेक एंड बैलेंस होता है? और क्या स्ट्रेटेजिक वोटर डिलीशन से, वोटर लिस्ट मैनेजमेंट से आप इलेक्शन के नतीजे पलट सकते हो? यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नए वोटर रोल बनाती है। वोटर लिस्ट में नाम कटते हैं, नाम जुड़ते हैं। अब इस छटाई के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वोटर ने अपना एड्रेस बदल दिया, या फिर नए वोटर्स का एडिशन हुआ, 18 साल की उम्र आयु हो गई, या फिर किसी की मृत्यु हो गई। अब इसका भी एक प्रोसेस है जो ईसी के मैनुअल में साफ साफ लिखा है रिगार्डिंग वोटर रोल्स। एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो खुद पर्सनली जाकर हटाए गए नामों की जांच करे अगर उनकी संख्या 2 से ज्यादा है। अगर किसी वोटर की मृत्यु होती है तो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ ग्राउंड वेरिफिकेशन करता है या उसका डेथ सर्टिफिकेट वहां फिर कलेक्ट करता है। अगर वोटर शिफ्ट करता है तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को वोटर के एड्रेस पर नोटिस भेजना पड़ता है, जिसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर पोस्टल डिपार्टमेंट नोटिस वापस भेज देता है या वोटर टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं देता है तो ईआरओ को बीएलओ को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजना होता है, तभी ईआरओ वोटर को डिलीट कर सकता है। अगर डुप्लीकेट एंट्री होती है तब भी बीएलओ को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ता है। इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताने के पीछे एक ही कारण है, ये आप समझें कि वोटर लिस्ट एडिशन डिलीशन कोई मजाक की बात नहीं है। इसके पीछे पूरा प्रोसेस है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की नींव ही इस वोटर लिस्ट पर रहती है। तो फिर बार बार ये एलिगेशन सामने क्यों आता है कि बीजेपी यही वोटर लिस्ट को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर रही है, इस्तेमाल कर रही है? इसको समझने के लिए न्यूज लॉन्ड्री की जर्नलिस्ट सुमेधा मित्तल ने 3 ऐसी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज को सिलेक्ट किया जहां विक्ट्री मार्जिन अलग अलग थी। मतलब कुछ जगह विक्ट्री मार्जिन काफी ज्यादा थी और कुछ जगह विक्ट्री मार्जिन कुछ कम थी। साथ ही साथ हर कंस्टिट्यूएंसी में उन बूथ्स और असेंबली सेगमेंट्स को चूज किया गया जहां सबसे ज्यादा वोटर डिलीशंस हुए थे, उसका इंपैक्ट समझने के लिए। इधर बता दूं, वोटर लिस्ट डिलीशन का मतलब है कि भाई वोटर्स का नाम लिस्ट से बस डिलीट हो गया, इस फैक्टर को कंसीडर किया गया है। यह फॉर्मूला लगाने के बाद 3 ऐसे सीट्स हमारे सामने आते हैं। नंबर 1, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद सीट, जहां 32,000 से ज्यादा वोटर्स को इलेक्टोरल लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन जहां इलेक्शन का रिजल्ट सिर्फ 2,678 वोट से तय हुआ। मैंने 2,678 वोट से तय हुआ मार्जिन और रिजल्ट, और 32,000 है डिलीशन। न्यूज लॉन्ड्री को अपने इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन एरियाज में वोटर डिलीशन रेट्स काफी ज्यादा थे जहां यादव, मुस्लिम, जाटव जैसे वोटर्स रहते थे, तबकि उन एरियाज में डिलीशंस कम थे जहां अपर कास्ट वोटर्स रहते थे।
सेकंड पायदान पर आते हैं हमारे टीवी वाले प्रभु श्री राम, मैंने अरुण गोविल जी का नाम आता है। अरुण गोविल जी के लोकसभा सीट में मेरठ में अगर हम देखें तो यहां 2 बूथ्स पर तो यह देखा जाता है कि सर्वे पाती है कि यहां 27% तक वोटर्स तो फेक भी हो सकते थे। यह सीट बीजेपी के कैंडिडेट ने 10,000 वोट से जीता है और इस बार 1 लाख से ज्यादा नए वोटर्स ऐड किए गए थे यहां। तीसरे नंबर पर है चांदनी चौक और मॉडल टाउन, जो पंजाबी अपर कास्ट वोटर्स से पॉपुलेटेड है। वहां डिलीशन परसेंटेज 3 गुना कम थी उन एरियाज के कंपैरिजन में जहां मुस्लिम और बैकवर्ड वोटर्स रहते हैं। साथ ही साथ सर्वे में पता चला कि 3 एरियाज जहां सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए हैं वो एरियाज कांग्रेस कैंडिडेट के अंडर आते हैं। अब आपको भी इतना सब कुछ सुनने के बाद लगा होगा, अरे यार ये सब क्या लिस्ट फिस्ट लगा के रखे हो, ये सब तो ठीक है, ईवीएम हैकिंग के बारे में तो बताओ, असली मसाला तो वही है, स्कैंडल तो वही है। जो लोग देशभक्त को सालों से फॉलो कर रहे हैं उन्हें शायद मालूम होगा कि हमारा स्टैंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर क्या है। अगर आपको हमारा स्टैंड नहीं मालूम है तो ये एपिसोड्स देख लीजिएगा, हमने काफी विस्तार में समझाया है फैक्ट्स क्या है, तथ्य क्या है, क्योंकि आज तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं ला पाया है, ना कांग्रेस ना कोई और पार्टी। हां, हार के बाद कांग्रेस हर बार ईवीएम का नाम जरूर जपती है, लेकिन ना कांग्रेस इसे एक सस्टेन्ड कैंपेन इशू बना पाई है, ना लोगों को जागरूक कर पाई है, ना कोई सबूत सामने ला पाई है। इस बार तो हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्टोरल मार के बाद कांग्रेस के एलाइज खुद कहने लगे कि भाई ईवीएम का रोना धोना छोड़ो, कुछ काम वाम भी कर लो। और वो मैं बताता हूं अभी आपको कि क्या काम करने की जरूरत है, दरकार है कांग्रेस पार्टी को। यह बात अलग है कि वीवीपैट मैचिंग क्यों नहीं करने देती है सरकार या इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट इसको इन्फोर्स क्यों नहीं करती है, वो अलग बात है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ईवीएम पर सवाल अभी जरूर खड़ा है, लेकिन आज तक ईवीएम को लेकर कोई हमें सबूत नहीं दे पाया है। लेकिन ईवीएम यूनिट को हाथ लगाए बिना भी इलेक्शन हैक किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। इसका सबूत हमारे पास भर भर के है और आज भी मैं आपको फिर से सुनाने वाला हूं। सबसे पहले तो मदर यूनिट जो है, माने इलेक्शन कमीशन, उसे ही हैक कर लो। अरे चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को ही हैक कर लो और पूरा इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस कर लो। इसके बारे में हमने डिटेल में एपिसोड बना के रखा है कि यह कैसे किया जा सकता है, द हैकिंग ऑफ द ईसी। और फिर आपको ईवीएम हैक करने की जरूरत क्या है? जब आपके पास बेशुमार पैसा है, दौलत है, तो हैकिंग फैकिंग जरूरत नहीं पड़ती है। और जो लोग दौलत से ना माने, पैसे से ना माने, कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह पे अटक जाएं, तो उन पर ईडी की गाज गिरा दो। तो तरीके बहुत सारे हैं हैक करने के लिए डेमोक्रेसी को। देखिए, मान लीजिए कि चलो ये सारे पैतड़े काम नहीं करते हैं, लोग बहुत आक्रोशित हैं, तब भी और भी तरीके हैं, पैतड़े हैं लोगों के वोट छीनने के लिए। देखिए, पहले के जमाने में तो बंदूक के नोक पर बैलेट लूटे जाते थे, आज तरीके थोड़े सोफिस्टिकेटेड बन गए हैं। बिग डेटा, मीडिया, पुलिस, बिग बिजनेस की मदद ली जाती है वोट चोरी करने के लिए। डेमोक्रेसी में हर एक वोट मैटर करता है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन जंगल, पहाड़ों, दूर के टापुओं तक पहुंचती है ताकि हर एक वोट को हम गिन सके। बिकॉज ईवीएम, एवरी वोट मैटर्स। ईवीएम, फिर से सुन लीजिए, एवरी वोट मैटर्स। और जब आपके वोट का राइट छिन जाता है या आपको धोखे से वोट कराया जाता है तो वो अपने आप में एक स्कैम होता है। इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन तो बस एक तरीका है, वो ना चले तो आप वोट करने से ही लोगों को रोक दो। और गुंडों की भी जरूरत नहीं है, सत्ताधारी पार्टी पुलिस का इस्तेमाल कर सकती है स्पेसिफिक वोटर्स को रोकने के लिए, ताकि वो बूथ तक ही ना पहुंच पाए, ऑपोजिशन पार्टी को वोट ही ना डाल पाए। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के मंसूरपुर गांव में हुआ। स्क्रोल के आयुष तिवारी के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि 7 मई को लोकसभा इलेक्शंस के तीसरे फेज की वोटिंग चल रही थी। इस दौरान कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ने पोलिंग सेंटर में घुस के वोटर्स को उनके आइडेंटिटी कार्ड्स मांगे, वोटिंग स्लिप्स छीन लिए और उनको लाठी से मारा। स्क्रोल ने यह भी पाया कि उत्तर प्रदेश के संभल के असमौली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कई मुस्लिम मेजॉरिटी गांवों में भी पुलिस ने ऐसी ही मारपीट की। ये गांव बीजेपी के लिए ट्रेडिशनली वीक एरियाज थे, जहां उनका समाजवादी पार्टी से कंपटीशन चल रहा था। 2019 में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट लेट शफीकुर रहमान ने करीबन 2 लाख वोट से यहां जीत हासिल की थी। मंसूरपुर के ओवेरी गांव में एक ऐसा गांव है जहां 4,500 के करीबन वोटर्स रहते हैं, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं। पुलिस ने एलिजिडली यहां भी जोर जबरदस्ती की। और हैरानी की बात है कि ये सारे इंसिडेंट्स देश के ऐसे एक राज्य से आ रहे हैं जहां के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि राज्य में कानून व्यवस्था अब स्थापित हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री ने मुबारकबाद दिया था, कंग्रेचुलेट किया था मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर। वोटर लिस्ट डिलीशन और वोटर सप्रेशन के साथ साथ तीसरा काम आप यह भी कर सकते हैं कि आप इलेक्शंस ऐसे समय में रखिए जहां आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे। बीजेपी ने अपने कैंपेन में इफेक्टिव टाइमिंग का इस्तेमाल किया
है, ऐसे टाइम पर इलेक्शन कराया है जो उसे बेनिफिट करे। ये कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन ऑपोजिशन इसे भी रोक नहीं पाया है। एक और पॉपुलर तरीका है जेरी मियांडरिंग, जो कि एक पॉलिटिकल प्रक्रिया है जिसमें इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को जिस तरीके से बदला जाता है ताकि एक पार्टी, एक ग्रुप या सोशियो इकोनॉमिक क्लास को फायदा मिल सके, एडवांटेज मिल सके, या फिर जो आपका विपक्ष है या कोई और कम्युनिटी है उसे तोड़ा जा सके अलग अलग एरियाज में। इसका मतलब है कि वोटिंग डिस्ट्रिक्ट को इस तरीके से आंको कि कुछ स्पेसिफिक पार्टीज या कम्युनिटीज को ज्यादा सीट मिल सके। ऐसा ही कुछ 2024 में जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस में दिखने को मिला। 2024 का असेंबली इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहला इलेक्शन था जब से पुराने स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। 2022 में डिलिमिटेशन हुई थी जिसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को दोबारा बनाया गया। क्योंकि यह बीजेपी सरकार के अंडर हुआ तो सवाल उठा कि क्या बीजेपी ने इलेक्टोरल फायदा उठाया है इसका, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज की संख्या 83 से बढ़कर 90 तक हो गई, लद्दाख को छोड़कर। इनमें से 7 की कंस्टिट्यूएंसीज में हिंदू मेजॉरिटी जम्मू रीजन में बढ़ाए जाते हैं, एक सिर्फ कश्मीर रीजन में जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहां बढ़ाया जाता है। तो इससे जो बैलेंस ऑफ पावर है जम्मू और कश्मीर के बीच में वो शिफ्ट होता है, और इलेक्शन अगर थोड़ा सा और नजदीक होता, अगर क्लोज होता, तो इलेक्शन का नतीजा भी पलट सकता था। बीजेपी को छोड़कर शायद ही कोई पार्टी है जिसे पॉलिटिक्स में बिग डेटा का असली महत्व समझ में आया है। लेकिन 2019 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने एक विलेज एंड वार्ड वॉलंटियर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मकसद था सरकारी स्कीम्स को लोगों के घर तक डिलीवर करना, माने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। इन वॉलंटियर्स को हर महीने 5,000 रुपए की एक ऑनरेरियम दी गई। कुछ साल बाद यही 2,50,000 वॉलंटियर्स वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता, लिटरली कार्यकर्ता बन गए। क्योंकि ये वॉलंटियर्स ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे थे तो उनके पास हर वोटर का माइक्रो लेवल प्रोफाइल था। आप सोचिए 4-4.5 साल तक आपने किसी के साथ काम किया है तो उनका सब कुछ, उनका सारा इंफॉर्मेशन अब पार्टी के पास अपने आप आ गया। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। अगला इलेक्शन आते आते यही वॉलंटियर्स ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए और पार्टी के लिए कैंपेन सॉर्ट ऑफ करने लगे। उधर सरकार के पास पूरा डेटा, किसको वेलफेयर देना है, किसको नहीं देना है, किसको ब्लैकमेल करना है, किसको नहीं करना है, सब कुछ सरकार को मालूम है। ये बिग डेटा इलीगल तो नहीं है लेकिन अनएथिकल काफी हद तक है, और इलीगल इस बात का क्योंकि लोगों से ये डेटा लिया जाता है उनको बिना बताए हुए कि डेटा का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, शायद उनके खिलाफ किया जाएगा। मैं इस एपिसोड में बाय द वे गोदी मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया की बात ही नहीं करूंगा, या सोशल मीडिया की बात ही नहीं करूंगा, आईटी सेल की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके माइंड को हैक किया जाता है, और हम यहां पड़े हैं ईवीएम हैकिंग के पीछे। हर हार के बाद कांग्रेस बस ईवीएम का रोना धोना लेकर बैठ जाती है, क्योंकि यह आइडिया भी ना काफी लेजी है, काफी आसान है फ्लोट करने का, कि ऐसा एक कोई षड्यंत्र है कि एक बटन दबाने से देश भर के सारे ईवीएम के नंबर हिल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो लोगों को भी यह बात बनाना काफी आसान है। जो सत्य है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। ईवीएम हैकिंग तो हो रहा है, एवरी वोट मैटर्स का फंडा तो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, लेकिन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, जैसा कि हमने आज आपको समझाया, और उसे रोका भी जा सकता है, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, वहां भी मेहनत लगेगी। सबसे पहले तो काम करना पड़ेगा इन पार्टीज को कि बूथ लेवल पर अपने वर्कर्स और एजेंट्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन खुद पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल रोल्स पर नजर रखने के लिए इंकरेज करता है। पार्टीज को बूथ लेवल एजेंट्स डिप्लॉय करने होंगे जो वोटर्स का एडिशन या डिलीशन के लिए फॉर्म्स सबमिट कर सकते हैं। तो भाई जो भी पार्टी सोचती है कि भैया ये वोटर को इंक्लूड करो, तो वो फॉर्म अपने आप जमा कर सकते हैं, जो काम ऑपोजिशन अभी तक नहीं करती है। और बड़े पॉपुलेशन एरियाज में तो ऐसे एजेंट्स का रोल और भी जरूरी हो जाता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रिसेंटली एक बहुत कॉमन सेंसिकल बात कही कि अगर बीजेपी को हराना है तो उन्हें बूथ लेवल पर टक्कर देना होगा। यह बात हमने देशभक्त पे भी पहले काफी बार हम बोल चुके हैं पिछले 6 सालों में, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री द्वारा प्राप्त की गई बूथ लेवल एजेंट्स की डेटा यह बात साफ दिखाती है कि बीजेपी ही शायद ऐसी पार्टी है जो हर कंस्टिट्यूएंसी में बूथ लेवल पर एजेंट्स का हमेशा प्रेजेंस रखती है। चांदनी चौक असेंबली सेगमेंट में 129 बूथ्स में से बीजेपी एजेंट्स 89 में थे, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई एजेंट नहीं था। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में 2758 बूथ्स में से जहां बीजेपी एजेंट्स 1271 पर थे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी का कोई एजेंट नहीं था। फर्रुखाबाद के अलीगंज असेंबली में ऑपोजिशन पार्टीज ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, जहां एसपी के एजेंट्स 395 बूथ्स में से सभी पर हैं, बीजेपी के एजेंट्स 360 पर हैं, बीएसपी के 45 पर हैं और कांग्रेस के सिर्फ 35 बूथ्स पर हैं।
जब ऐसा डेटा दिखने को मिलता है, जब ऐसा इंफॉर्मेशन आपके सामने आता है, तब आपको समझ में आता है कि वो जो अचानक इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जो नतीजे पलट जाते हैं वो एक्चुअली पलट नहीं जा रहे हैं। ग्राउंड सिचुएशन किसी ने देखा नहीं, बूथ लेवल सिचुएशन किसी ने देखा नहीं, तो पार्टी का हारना या इतना बुरा परफॉर्म करना कोई चौंका देने वाली बात रह नहीं जाती है। नेट नेट ये सब कहने के बाद भी फैक्ट तो यही है कि वोटिंग एक राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, एक जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, फंक्शनल रखने के लिए। तो एवरी वोट मैटर्स, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन के समय उससे पहले वोटर लिस्ट में हम अपना नाम चेक करें, इलेक्शन के दिन जाकर हम वोट दें, सरकार से सवाल पूछें, वोट देते समय जरा इसका इस्तेमाल करें। और ये जो हम मतदान को दान समझकर बैठते हैं वो ना करें कि छुट्टी चले गए, ये दान नहीं है, यही आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। अपना नाम वोटर लिस्ट में तो कम से कम चेक करिएगा। अगर आपने एपिसोड यहां तक देखा है, अगर एपिसोड यहां तक देखा है तो नीचे जरा बस वोटर लिख दीजिएगा, तो मुझे भी तो समझ में आया कि इतना लंबा चौड़ा आपने ज्ञान सुना है या नहीं। और इलेक्शन कमीशन और हर उस इलेक्शन ऑफिशियल से भी 100% हम यही उम्मीद करेंगे कि चाहे जो भी हो जाए वो एक बोगस इलेक्शन प्रोसेस देशवासियों के सामने ना रखे। और जैसा भी और जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम संविधान को सपोर्ट करिए, इलेक्टोरल प्रोसेस को सपोर्ट करिए। कम से कम ये बात तो आप मानोगे कि देश में जो भी आए, इफ नॉट देन एल्स हु, इतना तो आप मानोगे कि इलेक्टोरल प्रोसेस एकदम फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उसमें कम से कम मैनिपुलेशन की गुंजाइश होनी चाहिए, जो शायद आज के डेट में उतना है या नहीं। तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, जब तक का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।